14 फरवरी हो या कोई भी हो, दिसंबर 2005 में मेरठ के गांधी पार्क में खुलेआम प्रेमियों को, यहाँ तक कि शादीशुदा लोगों को मारा गया। ये सब बजरंग दल और शिव सैनिकों के। शाहजहांपुर में भी अक्सर हफ्ते में एक दिन ऐसी जरूर मिलती है कि लड़का लड़की या बैठे हुए थाने। तो जैसा कि आप ये प्रेम के लिए राजनीति करना चाहते हैं इनके सपोर्ट में, तो इनसे आप कैसे लड़ेंगे? आप कैसे कन्विंस करेंगे कि आप इनसे लड़ सकते हैं, या क्या करेंगे इनको अपोज करने के लिए? नहीं, देखो, पहली बात यह है कि मैं राजनीति की जो बात की और मैंने ये कहा कि अब राजनीति में एक मुद्दा प्रेम होना चाहिए, उसे इसीलिए कहा था क्योंकि स्थिति वहां पे आ गई है। यदि जल्द ही इन लोगों से नहीं लड़ा गया तो तुम हिंदुस्तान में भी तालिबान पाओगे। और बड़े मजे की बात यह है कि प्रेम के मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि बाल ठाकरे की या राज ठाकरे की ही सोच कुंठित नहीं है। गौर करने की जरूरत है कि हम सबकी सोच कुंठित है। अभी आप प्रेम करते हो, आपके लिए वो प्रेम सही है, लेकिन अभी आपकी जो है बहन करने लग जाए तो वही प्रेम गलत हो जाता है। आपका भाई छोटा करने लग जाए, बात गलत हो जाती। नहीं, बात यह है कि देखने की जरूरत है आखिर प्रेम में फॉल्ट कहां है। तो सच बात तो यह है, जैसे मैंने बहुत बार तुम लोगों से कहा, कि आदमी की स्थिति यह है कि वो एक सॉफ्टवेयर बना के उसमें जीता है और उसकी सारी सोच उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ही होती है। जैसा सॉफ्टवेयर बना होता है वैसे ही हम सोचने लग जाते हैं। हमारा अभी है, हम सब दमन के कारण ऐसे हो गए। सब लोग, पूरी मनुष्य जाति की ये जो आज की हालत है वो सिर्फ है दमन के कारण, गहरे से गहरे दमन के कारण। थोड़ी देर तुम्हें समझाता हूं। आपको यदि एक व्यक्ति दमित करने के बाद मिले तो आप उसे आसानी से हल में भी जुटवा सकते हो। दमन किया गया चित्त आपकी बात मानने को राजी हो जाता है, लेकिन आनंदित व्यक्ति जरूरी नहीं है कि आपकी बात माने, क्योंकि उसका आनंद उसे इशारा करता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना। तो पूरी सामाजिक व्यवस्था में हम सबको दमन कूट कूट के भरा गया। हम एक, कहते हैं, बधिया भी अगर खेत में उसको जोतते हैं तो आपको शायद नहीं मालूम कि जो खेत में जोते जाते हैं बधिये, उनकी हम लोग सेक्स की हत्या कर देते हैं। सबसे पहले उसको दमित करते हैं तो उसकी जो पावर है जहां से आती है सेक्स की, हम उसकी हत्या करते हैं। लेकिन जो आप एक सांड देखते होंगे जो कि बहादुरगंज में घूम रहा और वो किसी की भी फल पे जो है मुंह मार देता है और 2-4 लठिया बरसाओ तो वो कुछ कहता नहीं, उसे फर्क नहीं पड़ता, वो तब भी वो इतने मुंह मारे रहते हैं। ये वो है जिसकी सेक्स की हत्या नहीं की गई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सेक्स के बारे में क्या सोचने की जरूरत है। मेरा तो कुल मिला के सीधी सी एक बात है कि यदि तुम दमित हो तो केवल तुम दमित नहीं हो, तुम्हारी विचारधारा दमित है। और बड़े मजे की बात यह है, दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो प्रेम को जीना ना चाहता हो। परिभाषित अपनी अलग अलग है, जीना सब चाहते हैं। तो एक कॉमन फैक्टर है। मैं कहता हूं जब 500 आदमी जो कि जातिगत वोटों के आधार पे राजनीति को अपने तरीके से मोटिवेट करते हैं और चलाते हैं, तो लाखों करोड़ों की संख्या में पड़े प्रेमी ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? मैं आज बैठे इस कमरे में यह बात उठाता हूं कि प्रेम के नाम की राजनीति होनी चाहिए। इसका मतलब नहीं है कि प्रेम के नाम की राजनीति का जो अर्थ है वो ये लगाया जाए कि मैं बस प्रेमी प्रेम चाहता हूं। मैं प्रेम के नाम की राजनीति का अर्थ कह रहा हूं, मैं उन युवाओं से कह रहा हूं कि उठो और बाहर निकलो। तुम्हें अपने वोट को कम से कम समझना चाहिए कि हम किन आधारों पर दे रहे हैं। हिंदू का आधार अगर तुम्हारा मजबूत होगा तो कल मुसलमान का आधार मजबूत हो जाएगा, फिर कभी सिख का, फिर कभी ईसाई का, फिर लड़ते रहो वहीं के वहीं जातिगत। ये सारे नेता करते क्या हैं? बड़े मजे की बात यह है कि हिंदुस्तान की राजनीति की बात तो छोड़ो, मैं तुम्हें शहर की राजनीति की समझाता हूं। शहर की राजनीति का आलम यह है कि चेयरमैनी के अगर इलेक्शन में देखा जाए तो चेयरमैन का दायरा ऐसा है जिसमें जातिगत आधार पर मुस्लिमों की संख्या ज्यादा होती, इसलिए वो हिंदू मुस्लिम की बात कहते हैं और मुसलमान की वोट अपने पास ले जाते हैं। उसके बाद जो आप आ जाइए एमपी के इलेक्शन की और एमएलए के इलेक्शन की, तो एमएलए में यही होता है। एमएलए में भी यही आपको जातिगत हिंदू मुस्लिम राइट आखिरी दिन करवा दिया जाता है और हिंदू मुस्लिम बात के तहत आपके वोट पड़ते हैं और वो किसी एक खास के पक्ष में चले जाते हैं। वो पूरे 5 साल कोई काम करे ना करे इसका आप कोई गणना नहीं करते।
हमसे एक आदमी ने कहा कि एक व्यक्ति ने इतने काम किए, वो राजनीति में बैठे हैं और उनके पास ये पद है और उन्होंने देखो कितनी सड़कें बनवाई। तो मैंने कहा वो जो टूटी हुई है वो, तो कहने में आपको टूटी हुई दिख रही है, आपको बनी हुई नहीं दिख रही। तो मैंने कहा जो टूटी हुई है उसके लिए मैं पूरी जिंदगी उनको गाली दे सकता हूं क्योंकि वो उनका काम था, और जो बनवा दी है उसके लिए मैं उनका एहसानमंद नहीं हूं क्योंकि वो भी उनका काम था। अगर कोई व्यक्ति, किसी के पास एक जॉब है, कोई एक क्लर्क है और वो एक फाइल इधर उधर करता है, तो हम उसको तो अप्रिशिएट नहीं करते, बल्कि जो नहीं कर रहा है उसके लिए हम उसे हमेशा टोकते रहते हैं। तो फिर नेताओं के साथ ये सलूक क्यों? अगर पूरे देश की दुर्दशा इतनी बुरी हालत में चली गई है तो इसके लिए जिम्मेदार है ये नेता। और ये क्या करते हैं? आप तंबाकू पे देखिए, तंबाकू के साथ ये सीधा सा फैक्टर है कि तंबाकू लेना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन बिकता है। शराब के बारे में देखिए, शराब पीना जो है सेहत के लिए नुकसानदेह है, बोतल पे लिखा है लेकिन बिकती है। जुआ, वैश्यालय, दुनिया के सारे काम इस आड़ में होते हैं कि उनसे टैक्सेस पाया जाता है। तो मैं कहता हूं ठीक है, प्रेमियों से भी हम टैक्स देना शुरू करते हैं। कितना टैक्स चाहिए? 5%, 10%, 100% हम टैक्स देंगे। हमें प्रेम करने की आजादी दो। प्रेम करने की आजादी नहीं दी जा सकती। कारण है, वो आजादी देते ही तुम्हारी आत्मा डेवलप होती है। तुम नशा कर करके तुम अपनी आत्मा को खोते हो। तुम जितना नशा करते हो उतनी तुम्हारी आत्मा खोती चली जाती। तो नेताओं को तो पूरा मतलब इस बात से है कि तुम दबित रहो, तुम दबे दबे रहो, और जितना तुम दबे रहोगे उन्हें तुम पे कब्जा करना आसान हो जाता है। मेरे जैसे एक इंसान को झेल नहीं सकते नेता। एक शशांक पे किसी कब्जा करने की किसी को हिम्मत नहीं। राजनीतिक पार्टियां मेरे पास भी आती हैं कि आप मुझसे जुड़े। मैं किसी पार्टी से नीचे कभी नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं कहता हूं यदि दल निर्दल अगर सबसे बड़ा दल हो सकता है प्रेमियों का, मैं तुमसे पूछता हूं, ये बताओ क्या इतने हिंदू होंगे या मुसलमान जितने प्रेमी हैं? सब में प्रेमी है। सब में जब प्रेमी है, सबसे बड़ी संख्या हमारी है, तो सबसे बड़े दमित भी तो हम हैं। जब इतना बड़ा विचार नहीं समझा जा रहा तो फिर क्या किया जाए? और मैं सीधी सी बात कह रहा हूं, अभी आप अपनी संख्या दर्शाना शुरू करो तो ये शिवसैनिक जो चिल्लाते घूमते हैं ना, ये तब तक चिल्लाते हैं जब तक तुमने आवाज नहीं उठाई है। मैंने कहा था एक बार कहीं बात में, मैंने कहा था इनकी संख्या कितनी है, 15-20। अगर सारे प्रेमी इकट्ठे होकर फूल फेंक के मारते तो ये दब के मर जाएंगे, इतने फूल होंगे। और फिर ये कौन है बेचारे? मैं इनको बेचारा कहता हूं। ये बेचारे हैं, ये वही हैं जिनके भी अफेयर्स चल रहे हैं, इनके खुद के भी अफेयर्स चल रहे हैं। और दूसरी एक बात है, वो जो विरोध कर रहे हैं उसको थोड़ा समझने की भी जरूरत है। समझने की जरूरत इन अर्थों में है कि आखिर वैलेंटाइन के पीछे हम पागल क्यों पड़े? पश्चिमी सभ्यता के विरोध की जहां बात आती है, मैं भी करता हूं। अब मैं तुमसे कहता हूं कि मैं भी पश्चिमी सभ्यता का विरोध करता हूं इन अर्थों में कि उन्होंने हमारे यहां घुस के, जब तक इस पृथ्वी पे ऐसा ना हो जाए कि सभी जगह के जो शब्द हैं उनके अर्थ भी एक हों, तब तक किसी भी सभ्यता को दूसरी सभ्यता में घुसने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। मैं तुम्हें इसका एक छोटा सा दर्द बताता हूं। मैंने एक बार पहले भी कहा था, मैं यहां लोगों से कराता हूं कि आइए मेडिटेशन में, तो लोग मुझसे पूछते हैं क्या एकाग्रता ध्यान होती? अब ये बड़े मजे की बात ये है, एकाग्रता ध्यान नहीं होती। ध्यान का मतलब है दर्शन। लेकिन जब कोई व्यक्ति हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करके उसकी हिंदी करता है तो गड़बड़ हो जाती है। जैसे मैं कहता हूं ध्यान, तो लोग कहते हैं ध्यान का मतलब कंसंट्रेशन, बस गड़बड़ हो गई। ध्यान की शुद्ध हिंदी ही होनी चाहिए, वो है दर्शन। ये प्रॉब्लम तो वहां भी आती है जहां पे हम धर्म की बात करने जाते हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक कम से कम विचारधारा का जो विरोध करते हैं वो सही करते हैं, लेकिन थोड़े से वो भ्रांत में हैं। अगर वो एक विचारधारा का विरोध करते हैं तो उन्हें कृष्ण की विचारधारा को बढ़ाना भी तो चाहिए। मैं तो कहता हूं कि कृष्ण का रास रसाओ। कृष्ण के दास में ऐसा कुछ बुरा तुम्हें नजर नहीं आ सकता, तुम विरोध नहीं कर सकते, शिवसेना उसका विरोध नहीं कर सकती। और हम तो कहते हैं कि शिवसेना को चाहिए एक दिन बनाए, और उस दिन बनाने के बाद उसी दिन जो है प्रेमियों को छूट मिलनी चाहिए। और दूसरी बात, तुम्हें
तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें 14 फरवरी मिल गया? उस व्यक्ति ने तो हिम्मत की थी जिसने 14 फरवरी को अपनी गर्दन कटवा दी थी तुम लोगों के चक्कर में। उसने भी प्रेमियों को मदद करके हालत ये आई थी कि उसे पत्थरों से मारा गया। वैलेंटाइन जिसकी तुम बात करते हो, लेकिन तुम सब क्या करते हो? चोंचे लड़ाते हो। तुम क्या आजादी चाहते हो कि तुम्हें तुम्हारे प्रेमिका से चोंचे लड़ाने की आजादी दी जाए? ये भी तो हो सकता था उस दिन गरीब की मदद करो। ये भी तो हो सकता था कि किसी को खूनदान करो। वो नहीं सोचा। 14 फरवरी वाले दिन केवल एक चीज विचार में आता है, हम कहते 363 दिन करो, 64वें दिन तुम एक नया काम करो कुछ। हम तो कहते हैं सारे अगर देश के प्रेमी मेरी बात सुनने को तैयार है तो मैं कहूंगा कि 14 फरवरी को एक नया दिन देते हैं, और वो हम कहते हैं भारतीय प्रेमियों के नाम से संदेश देते हैं पूरी दुनिया को, खूनदान करो, नदियां बहा दो खून की। वो नहीं कर सकते। मैं शिवसेना से लड़ाई की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं समझ की बात। मैं विचारधारा की हत्या करना चाहता हूं जो तुम्हारे मस्तिष्क में भी है। तुम क्या समझते हो? शिवसैनिक तुम नहीं हो, तुम भी हो। शिवसेना तुम्हारे दिमाग में भी उतनी घुसी हुई है, लेकिन दूसरे अर्थों में। जब तुम प्रेम की स्वतंत्रता की बात करते हो तो तुम्हें अपना प्रेम नजर आता है, लेकिन जैसे वो दूसरे का प्रेम होता है तुरंत दमित हो जाता है। ये जेलसी है, ये जलन है, इसको समझने की जरूरत है। मैं सीधी सी बात कर रहा हूं कि बहुत समझदारी के साथ अब लोगों को आगे आके खड़ा होना चाहिए। और मैं लंबी चौड़ी बात नहीं कर रहा, मैं सीधी सी बात कर रहा हूं। हर प्रेमी सिर्फ एक काम करे कि वो अपनी मोहर का उपयोग करे, कम से कम उस जगह लगाने को जो प्रेम की बात करता है। एक विचारधारा को पूरा जन्म देना चाहिए। मैं प्रेमियों के पक्ष में कैसा हूं, तुम्हें क्या लगता है? मैं प्रेम का पक्षधर कम और देश हित का पक्षधर ज्यादा हूं। मुझे चिंता देश की है, लेकिन क्या करूं? 95% लोगों की एनर्जी, 95% एनर्जी प्रेम में व्याप्त है, लिप्त है। सारा यूथ जो है आज की तारीख में प्रेम के चिंतन में मरा चला जा रहा है। 24 घंटे में से 23 घंटे वो प्रेम के चिंतन में लगा रहता है। रात को सपने भी तो प्रेम के अलावा तुम लोगों को कुछ नहीं आते। तो क्यों ना ऐसा करो जैसा मैंने करा कि मैं 5-10 मिनट 1 घंटे की प्रेम को आजादी दो, उसके बाद उसको पढ़ने दो, उसको और काम करने दो, उसको डॉक्टरी काम पढ़े हैं, देश का चिंतन है, बहुत सारी बातें। मुझे मेरे प्रेम की आजादी मिली, निश्चित परेशानियां तो दी, लेकिन मैंने आजादी अपने तरीके से पाई, तो मैं इस लायक तो हो पाया कि मैं तुमसे बात कर रहा हूं। वरना मैं भी कहीं कोने ढूंढता होता अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए। और दूसरी बात यह है, प्रेम को पश्चिम में अफेयर कहा और पूरब में खुशबू। इन दोनों में एक कॉमन चीज है जो फैलती है, लेकिन यहां लोग आते हैं और वो लोग बात करते हैं आके कि भैया हमारा जो है वो अफेयर चलता है, आप किसी को बताइए। नहीं, ये अफेयर नहीं है, ये प्राइवेसी है। अफेयर तो वो होता है जो चर्चा में हो, और प्रेम के सबसे मूल्यवान क्षण तब होते हैं जब तुम थोड़ी दिक्कत में होते। और क्या है, अगर तुम इससे आगे नहीं बढ़े तो यहीं कुंठित हो जाओगे। मैं सिर्फ एक विचारधारा की, नई विचारधारा की बात कर रहा हूं, वो ये कि सारे यूथ उठे, संकल्प लें, इन सारे नेताओं को एक मैसेज दें कि अब हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, अब हम नहीं बर्दाश्त करेंगे हिंदू मुस्लिम की लड़ाई, अब हम नहीं बर्दाश्त करेंगे जातिगत आरक्षण और तमाम तरीके की बातें। सीधे से हमें सुकून का मुद्दा चाहिए, और सुकून की जब भी बात होगी तो एक शब्द से तुम बचे नहीं रह सकते, और वो है प्रेम। आनंद की जब भी बात चलेगी तुम प्रेम से वंचित रह ही नहीं सकते। तो मैं प्रेम ही कह देना चाहता हूं। और मैं प्रेम की सोच सकता हूं, मेरे लिए प्रेम की क्या परिभाषाएं हैं, ये तो हम बाद में बात कर लेंगे। बहुत सारी परिभाषाएं हैं, अगर मैं प्रेम पे बोलने बैठूं तो शायद मैं यहीं बैठा बैठा खत्म हो जाऊंगा, लेकिन बात नहीं खत्म होगी। वो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हां 3 मेन फैक्टर हैं, 3 मेन, और मैं उन तीनों पे चर्चा करना चाहता हूं। पहला फैक्टर यह है कि एक स्पिरिचुअल लवर्स के नाम से एक व्यवस्था होनी चाहिए जहां हम प्रेमियों को आध्यात्मिक ऊंचाइयों की बात कर सके,
उन्हें ऐसे तल पे ले जाके खड़ा कर सकें जहां पे जिस दिन उनके आगे आत्महत्या का या हत्या का या शराब का या नशे का या ऐसा कोई विचार आए, उस दिन उनके लिए धर्म के रास्ते खुले। लेकिन उल्टा है, आज तुम किसी धर्म में संस्था के पास जाओ, धार्मिक संस्था के पास, तो बोलो मैं प्रेम में बड़ा परेशान हूं, आपके पास आया हूं, तो वो आपको प्रवेश नहीं देंगे। वो कहेंगे सुकून में आओ। लेकिन नहीं, सुकून की बात नहीं है, ऐसी स्थिति में आने की बात है। मैं लोगों के बीच बैठता हूं, मैं प्रेमियों के बीच इंतजार करता हूं कब ये निराश है, कब ये पके, कब ये ऐसी स्थिति में हो कि इन्हें ध्यान की जरूरत हो, तो मैं ध्यान में ले जाता हूं। तो एक रास्ता होना चाहिए एनर्जी को आगे बढ़ाने का। नहीं तो युवा क्या कर रहे हैं, किसी के ऊपर तेजाब फेंक दे रहे हैं, हत्या कर दे रहे हैं, आत्महत्या कर दे रहे हैं, या नशे में पड़े हुए हैं। तो ऐसी स्थिति नहीं। धर्म इस बात के लिए तैयार होना चाहिए कि वो लोग आगे आ सकें जिन्होंने अब किसी तरीके की निराशाएं जानी। दूसरा वो होना चाहिए कि जो लोग अभी निराश नहीं हुए हैं और अपने प्रेम के साथ, अपने पार्टनर के साथ जीवन जी रहे हैं, वहां पे भी एक ऐसा काम होना चाहिए कि उनके लिए एडवाइजर्स होने चाहिए। ऐसी समझ के द्वार खुले होने चाहिए कि कौन कौन सी चीज परेशान करती है। आप दो व्यक्ति के संबंधों में कहां कहां झंझट आते हैं, उन्हें कैसे सॉल्व करना चाहिए, इसकी भी तैयारी होनी चाहिए। ये दूसरा काम है। लेकिन मैंने सबसे पहले बात जो कही थी, सबसे ऊंचे तल की कही थी, ये उससे थोड़ा नीचे है। उससे नीचे एक तल की बात कर रहा हूं जहां पे युवाओं को, जैसे एक समय होता था ये आरएसएस के कैंप लगते थे, आपने हम ये देखे हो, आरएसएस के कैंप होते थे, उसमें युवा को उसकी दिखाया जाता था, दर्शाया जाता था कि ये क्या कर सकता है देश के लिए, इसमें क्या क्या। लेकिन आज की तारीख में ऐसे कहीं भी कोई युवाओं के लिए कैंप नहीं चलते। मैं चाहता हूं एक ऐसा आंदोलन होना चाहिए जहां पहले हम युवाओं की एक पीढ़ी तैयार कर सकें, एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर सकें जो आगे चल के खूबसूरत ढंग से प्रेम करने में, प्रेम की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधे पे लेने पे पूरी तरीके से निभा के और आगे चल के अपने आनंद को उपलब्ध हो सके। ऐसी पूरी बात। मैं सिंगल साइडेड वर्क की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसा वर्क नहीं कह रहा हूं कि तुम मुझे वोट दो और मैं बाद में नोट झेलूं, मुझे कुछ नहीं। मैं आपको एक बात कह देता हूं, मैं कभी भी राजनीति में आने वाला नहीं इन अर्थों में कि मैं तुमसे वोट मांगू, मैं इलेक्शन खड़ा हूं, मैं चुनाव लड़ूं, नहीं। मैं एक सीधा सा काम करना चाहता हूं। राजनीति और धर्म में बहुत समानता है। गांधी जी की समाधि पे एक बार एक व्यक्ति ने लिखा पढ़ा था कि वो लोग मूर्ख हैं जो धर्म और राजनीति को अलग अलग समझते हैं। इस पे मेरी बहुत चर्चा हुई और कई बार इस पे चिंतन उठा, तो मैं एक ही चीज कहता हूं, धर्म का मतलब है जागरण और राजनीति का मतलब है जागे हुए लोगों के माध्यम से देश का हित, जागे हुए लोगों के माध्यम से। लेकिन बड़े मजे की बात है, जो जाग जाता है वो फिर इतनी ऊहा-पोह नहीं कर सकता जो कि एक राज्य चलाने में करनी पड़ती है। इसलिए वे जागे हुए आदमी का तो एक रोल अलग हो जाता है, वो रोल है गाइडेंस का। वो गाइडेंस का रोल है, वो गाइड कर सकता है। कुछ साहसी लोग आगे आ सकते हैं जिन्होंने अभी ऐसा जाना कि पुराना जो है वह स्वीकार किया जा सकता है और नया कुछ। ऐसे लोगों को क्षत्रिय बोला जाता है। वो किस धर्म का इससे लेना देना नहीं, क्षत्रियता का किसी धर्म से लेना देना नहीं। ऐसी स्थिति में जो लोग हैं उनको आगे लाया जा सकता है, उनसे कहा जा सकता है कि आप राज्य संभालिए। तो दूसरी बात मैं कहता हूं कि राजनीति का मूल उद्देश्य ये होता है कि ऐसी नीतियां बनाना कि वो हर व्यक्ति की आत्मा को खिलने में सहयोग दे सके। और जब वो नीतियां फेल होती हैं तब संन्यास शुरू होता है, क्योंकि संन्यास का गहरे में ये अर्थ है कि अब सामाजिक परिस्थितियों में ऐसी हालात नहीं है कि हमारी आत्मा का कोई बीज खिल पाए, इसलिए हम समाज का अस्वीकार करते हैं, अपनी आत्मा को शिखर पर ले जाने का काम हम स्वयं करेंगे। यहां से शुरू होता है संन्यास। तो संन्यास की जरूरत ही तब पड़ती है जब समाज असफल होता है। समाज असफल ही तब होता है जब राजनीति सही रूप से काम नहीं करती। राजनीति असफल तब होती है जब उसके पास जागे हुए लोगों की कमी हो जाती है। और लोग जागते तब नहीं है
जब राजनीति गलत होती है। अब ये सारी चीजें एक दूसरे से पिरोई हुई हैं। सच बात तो ये है कि अगर एक भी जगह हम चोट दे पाए तो सारी चीजों को हम फिर से परिवर्तित कर सकते हैं। इसलिए मैं राजनीति के मुद्दे की बात करता हूं। और तुमने कहा शिवसेना से निपटने, मैं उस शिवसेना से नहीं निपटने की बात करता हूं जो कि बाहर है। वो तो बहुत छोटी सी बात है। जो बाहर है उससे तो लड़ा जा सकता है क्योंकि वो दिखता है, वो तो कभी भी लड़ लेंगे। लेकिन मैं उस शिवसेना से निपटने की बात करता हूं जो तुम्हारे अंदर है। खतरा इस बात का है कि तुम्हें बाहर की शिवसेना तो दिखाई देती है, लेकिन तुम्हें अंदर बैठा हुआ वो आदमी नहीं दिखाई देता। मैं अंदर से लड़ने की बात भी कर रहा हूं, क्योंकि मेरा काम तो यही है कि दोधारी तलवार की तरह दोनों तरफ लड़ना। अगर तुम्हारे अंदर का नष्ट नहीं हो सका तो बाहर तो फिर पैदा हो जाएगा, क्योंकि बाहर पैदा कहां से होता है? तुम्हारे अंदर से। तो इस चीज को आप ध्यान रखें। शिवसेना जो मेरे अर्थों में है थोड़ा दूसरी बात है, वो अंदर की मानसिकता का है। तो फिर इस सो कॉल्ड समाज के जो पेरेंट्स हैं, जैसे कि यूथ, अगर अपने पैरों पर खड़ा भी है तब भी वो अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट यहाँ नहीं जा सकते हैं, तो आप उनके पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करेंगे कि प्रेम की आजादी दो अपने बच्चों को, जो कि यहाँ पे नहीं दी जा रही है बिल्कुल? देखो, एक बात है, पेरेंट्स का बहुत गहरे में एक दर्द होता है, क्योंकि पेरेंट्स एक ऐसी स्थिति पे पहुंच जाते हैं जहां पे उन्हें तुमसे जलने की जरूरत नहीं रहती। ये बात अलग की है कि बहुत से पेरेंट्स अपने ही बच्चों से जलते भी हैं। आपको बड़ी हैरानी होगी जान के, मैं ऐसे बूढ़ों को जानता हूं, जब उनके लड़कों की शादी हुई तो उन्होंने मुझसे कहा कि आज मुझे अपने लड़के से जलन होती है क्योंकि इसके पास एक नई लड़की है और मेरे पास कुछ नहीं है। ऐसे बूढ़ों को मैं जानता हूं। तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन एक स्थिति है जहां पे तुमने बात की, तो उनकी सिर्फ इतनी सी है कि लोग समझेंगे नहीं, इसलिए बेटा तुम सुकून से जियो। लेकिन मेरा दूसरा काम है, मैं तुम्हें ये कह सकता हूं कि यदि प्रेम को सम्मान देने की दिशा में कदम उठाए गए, और जो मैं यहां कर रहा हूं, मैं मल्टी डायमेंशनल वर्क कर पाऊंगा ऐसा बहुत मुश्किल पड़ेगा मेरे लिए, लेकिन एक विचार को मैं बढ़ावा देके फिर सारे विचारों को इसी दिशा में सोचने को मजबूर करने का काम कर रहा हूं। यदि आज मेरी बात मान के ऐसा होता है कि लोग राजनीति में मेरे कहे पे वोट देने के लिए तैयार होते हैं, एक निर्दलीय व्यक्ति को हम खड़ा कर सकते हैं ढूंढ के और वोट दें, और वो हो कोई बड़ी बात नहीं है। शाहजहांपुर में लगभग 30-40 लाख की जो संख्या है, इसमें 50% युवा है। 50% युवा का मतलब हो गया लगभग 15 लाख युवा, और 15 लाख युवा में ऐसा शायद ही कोई हो जो प्रेम से परेशान ना हो, प्रेम में होना या प्रेम की चाह ना रखता हो। ये तीन बातें कह रहा हूं, तीनों पार्ट ऑफ लव, प्रेम के हिस्से हैं। तो ये तीनों चीजें जो हैं वो हर एक के अंदर है। अगर सब इकट्ठे हो जाए तो 15 लाख की भीड़ किसी भी जनता को बदलने के लिए काफी है। दूसरी चीज, जैसे तुमने पिता वाली बात कही, जब मैं ऐसा कर दूं, अगर ऐसा हुआ कि एक बार यहां का इलेक्शन जीते, और जो कि मैं कहता हूं सारे प्रेमी जाग जाए, तो निश्चित इतनी बड़ी संख्या में कभी नहीं जीते होंगे, क्योंकि 50% से ऊपर लोग वोट देने नहीं जा रहे। ये लोग कौन हैं? ये लोग वो हैं जो कहते हैं किसे वोट दें, किस विचारधारा को वोट दें। तो मैं कहता हूं ये वही लोग हैं जो सारे लव हैं, जो सारे प्रेम में हैं, क्योंकि ये सोचना कि अब मैं किस विचारधारा को वोट दूं, ये प्रेमी का लक्षण है। ये प्रेमी का, एकमात्र प्रेमी ही ऐसा सोच सकता है कि अब मैं किस विचारधारा को वोट दूं। वरना अगर कोई आदमी हिंदू है तो उसके पास विचारधारा है, कोई आदमी और तरीके के काम करता है, कोई आदमी फ्रॉड करता है तो उसके पास एक विचारधारा है, एक बदमाश के पास विचारधारा है कि किस व्यक्ति को वोट देना है और हमारे फायदे रहेंगे, एक काम करने वाले आदमी को फायदा है कि किससे हमें जो है वो मतलब निकलवा के अपनी नौकरी की तनख्वाहें बढ़वा लेनी हड़ताल करके, उसके पास ऑप्शन है, वो सब वोट देंगे। लेकिन जो वोट देने नहीं आ रहा, ये सारे प्रेमी हैं, क्योंकि इनके ऑप्शंस को कोई पूरा करने नहीं जा रहा। ये किससे अपनी शर्तें रखें? ये सारे निकल के खड़े होंगे। ये सारे निकल के अगर खड़े हो जाएं तो बड़े मजे की बात यह है कि इस देश के सारे नेताओं को इस दिशा में सोचना पड़ेगा। फिर ये सारे ही ऐसे हालत करेंगे, सारे ही ऐसी स्थितियां पैदा कर देंगे कि प्रेम को सम्मान के लिए मुझे कुछ नहीं करना, मैं इस कमरे में तब भी बैठा रहूंगा, बस देख देख के खुश होता रहूंगा कि वही हुआ। इस बात में खुश हो पाऊंगा कि मेरी बच्ची अब किसी के साथ प्रेम में जाए तो उसका अपमान नहीं होगा। यही मेरा प्रयास है। मेरा प्रयास ये नहीं है कि मैं कोई नेता बन जाऊं, मेरा प्रयास सीधे से ये है कि काम होना चाहिए एक विचारधारा पे। और अगर कोई नहीं करता तो मैं आरंभ करूंगा। मैं इस इंतजार में भी नहीं बैठा रह सकता
कि कोई उठ के खड़ा हो, इसीलिए शुरुआत कर रहा हूं। तो विचारधारा जो आपके मस्तिष्क में है वो आपके माँ बाप के भी मस्तिष्क में है। बस इतना अंतर है कि तुम्हारे मस्तिष्क में जब वो अभी है, ये पकते पकते तुम्हारे माँ बाप की विचारधारा बन जाएगी, और माँ बाप की विचारधारा अगर घटना शुरू हो, अगर खिसकना शुरू हो, तो वो तुम्हारी विचारधारा बन जाएगी। तुम सब एक ही श्रृंखला के हिस्से हो, आगे पीछे के। तुम आज जिस दमन को झेल रहे हो, अगर ये बढ़ता रहा तो ये माँ बाप की विचारधारा बन जाएगी और देर नहीं लगेगी। इसलिए मैं कहता हूं कि आज वक्त है खड़े हो जाने का। सारे लोगों को खड़े होना चाहिए, सारे लोगों को। ये है। आगे पूछें। किसी व्यक्ति का जीवन जो है वो निजी जीवन होता है, तो उसके बारे में उसी को सबसे ज्यादा पहचान होती है कि हमने अपना जीवन कैसे बिताया है। और जैसे कि आपने अभी कृष्ण रास की बात की कि किसी दिन ऐसा किया जाए, कोई ऐसा दिन चुना जाए, तो प्रेम का पात्र यदि पूरा भर जाए तो बाहर छलकता है। तो क्या प्रेम केवल एक पर ही निर्भर है या अन्य बहुतों से प्रेम किया जाए, और बहुतों से किया जाए तो फिर कैसे चलेगा, इस बारे में बताएं, क्योंकि मार्गदर्शन आप कर रहे हैं, तो फिर बताएं। बिल्कुल। ये प्रश्न असल में जो है, खैर लीक से हटा हुआ है, लेकिन फिर भी बड़ा मोह कि ऐसा हो सकता है कि अगर कल को आजादी मिली तो एक आदमी 5-5, 10-10 लोगों से प्रेम कर रहा है, तो वो तो आज भी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आज नहीं हो रहा। और सच बात तो यह है कि अपनी अपनी योग्यता, किसी की अंजलि में 1 आता है तो किसी की अंजलि में 5, किसी को 1 लड्डू हाथ में समाये नहीं चुकता और किसी के हाथ लड्डुओं से भरे पड़े हैं। ये अलग अलग बात है। लेकिन यहां पे समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात यह है कि 5 पे वो क्यों भागता है। प्रेम का एक ही पात्र काफी हो सकता है, लेकिन वो अपना पात्र पूरा अपने आप को खोलता नहीं है, संकुचित है। मैं आप छोटी सी एक बात कहूं जो बड़ी थोड़ी सी आपत्तिजनक लग सकती है, लेकिन फिर भी जब चर्चा है तो मैं सभी तरीके की बात करने को तैयार हूं। आज की तारीख में युवाओं में और युवतियों में एक बड़ा समानता सी आई है जो आज से 10 साल पहले नहीं हुआ करती थी। आज दोनों ही लोग इंटरनेट पे बैठ के और तरह तरह की साइट्स देख के सब जानकारियां उपलब्ध कर रहे हैं। इसलिए आज की युवती की मानसिकता आज के पुरुष की तरह हो गई है। लेकिन आज से 10 साल पहले और आपके जमाने में ये मानसिकता नहीं थी। पुरुष के पास तो जानकारियां अधिक थी और स्त्री के पास जानकारी कम थी। स्त्री के पास सेक्स के संबंध में एक ही विचार था कि पति के साथ बिस्तर में सोना, लेकिन पुरुष के पास एक विचार था कि पत्नी के साथ गहरे रास में डूबना, एक कृत्य बनाना। इसकी जानकारी पत्नी को होती नहीं थी, तो वो पत्नियां अस्वीकार करती थी। किसी भी पुरुष का अपनी पत्नी से सेक्स में सेटिस्फाई ना हो पाना अन्य स्त्रियों की तरफ भागने का कारण बनता है। ये बहुत गहरी बात है। और 5 और 10 की संभावना की जैसे आप बात करते हैं कि कोई व्यक्ति 5 के साथ प्रेम में और 10 के साथ प्रेम में, तो ये संभावना सदा थी, सदा है और सदा रहेगी। बस इतनी जरूरत है कि यदि मेरी बात मानी जाती है और प्रेम के सम्मान की दिशा में काम किया जा सकता है, तो जैसा एक जमाना था कि द्रौपदी 5 पतियों की पत्नी थी, लेकिन जमाना बुरा नहीं कहता था, भविष्य में ऐसी सैकड़ों द्रौपदियां पैदा हो सकती हैं जिन्हें जमाना बुरा ना कहे। लेकिन ये भविष्य की बात है। प्रेम आज की तारीख में निंदा बन गया, कृष्ण के जमाने में नहीं था। और यदि अगर हमने सही से तैयारी की तो हम वापस वो जमाना ला सकते हैं जब निंदा का कारण नहीं रह जाएगा। समझ का स्तर बड़े होने की बात है, समझ का स्तर बड़े होने की बात है। तो आपका जो प्रश्न है वो भविष्य के गर्भ में इन अर्थों में है कि आगे चल के इससे गलत होने की संभावना, ये सब सोच की बात है। मैं तो कहता हूं इसके पीछे भी वोटिंग कराई जा सकती है आगे चल के। ये बात नहीं कह रहा हूं कि इसमें प्रेम वाले में ये मैटर, लेकिन आगे चल के ऐसे साइट्स उपलब्ध है कि उन साइट्स पे आदमियों की वोटिंग होती है कि फला विचारधारा पे कितने लोग सहमत है, फला पे कितने लोग सहमत हैं। आगे चल के ऐसी व्यवस्था हो सकती है कि 2 लोगों के संबंध बने, उससे पहले तय हो जाए कि तुम 5 के साथ रह सकते हो कि हम 5 के साथ रह सकते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, तुमको भी आजादी हमको भी आजादी, दोनों लोग रह लेते। ऐसे लोगों के पेयर बन सकते हैं। ये बात बड़ी अशोभनीय लग रही होगी,
लेकिन अशोभनीय हमारी उसी विचारधारा को लग सकती है जो विचारधारा हमारी हिंदुस्तानी है, जो विचारधारा हमारी कुंठित हो चुकी है। लेकिन यदि पूरी विचारधारा खुले और हम किसी भी नए पन्ने की तरह सदैव तैयार रहें नए शब्दों के और नए अक्षरों के लिए, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम पुराने लिखे हुए पन्ने पे जो शब्द है, जो अक्षर हैं, उन्हीं के माध्यम से नए पेपर का चुनाव करें और नए तरीके से लिखने की बजाय उन्हीं को दोबारा लिखें, तो दिक्कत रहेगी। सोच को बदलने की जरूरत है। जब मैं कह रहा हूं तो पूरे तरीके से बदलने की जरूरत है। और मैं कह रहा हूं ना, आप इस बात को हैरान मत होना। मैं युवाओं को ही नहीं कह रहा हूं कि वो 5 लोगों के साथ, मैं कह रहा हूं स्त्रियां भी बहुत सी ऐसी हैं जो 5 के साथ रहने में मजा लेती हैं। तो क्या आपत्ति क्या है? पुरुष ले सकता है, वो भी ले सकती। लेकिन इसके लिए आपत्ति सिर्फ ये है, दमन सिर्फ यहां पे है कि हम करें और छुप छुप के करें। हम अपने अफेयर को जब प्राइवेसी बनाते हैं, सभी तरीके के अपराध बोध हमें तभी खा जाते हैं। कोई आज की तारीख में ऐसा लड़का नहीं है 15 साल की ऊपर की उम्र का जो मास्टरबेशन ना कर रहा हो, लेकिन वो ये बताने में शर्म महसूस करेगा कि मैं ऐसा करता हूं, क्योंकि ये पाप है। लेकिन पाप नहीं है। हमारे घर की नाली में पानी इकट्ठा हो जाता है तो हम उसको ब्लॉकेज को निकालने का काम करते हैं, बिल्कुल ब्लॉकेज को निकालने का काम जैसा है, इसके अधिक कुछ नहीं। और इस बच्चे को कतई भी अपराधपूर्ण नहीं होना चाहिए, कतई इस भाव से नहीं बढ़ना चाहिए कि ये आदमी अपराध कर रहा है। लेकिन हमारी सामाजिक व्यवस्था इसको अपराध बना देती है, अपराध बना देती है। उसको कुंठित हो जाता है, उसकी आत्मा मर जाती है। उसकी आत्मा मर जाती, फिर हम उसे दमन कर सकते हैं, अब तू ये मत करना, अब तू वो मत करना। वो हमारी बात मान सकता है तो हमारे नेताओं की मान सकता है, और फिर वो कह सकता है कि आप करो घोटाले, हम बैठे देखें तमाशा। तो मैं तो नीचे से बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि हर व्यक्ति इतना आंदोलनकारी हो जाए कि वक्त पड़ने पे किसी भी नेता के गिरेबान पे हाथ रख के पूछ सके कि बता तूने ऐसा किया क्यों। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं, हम कोई एक इंसान ही ऐसा मिल पाए कि हम खोजते हैं। कारण है, उसके भी गहरे कारण है। उसके गहरे कारण ये है कि हम सबने मनोरंजन में रस लेना शुरू कर दिया। कृष्ण के समय में रास होता था, उत्सव होता था, लेकिन अब क्या है, मनोरंजन होता है। टीवी खोलो, एक आदमी डांस करता दिखाई देता है। हम स्वयं डांस करना नहीं चाहते। उत्सव का अर्थ होता है, रास का अर्थ होता है कि मैं स्वयं डूबता हूं। लेकिन मनोरंजन का अर्थ होता है कि हमने चैनल खोला और देखना शुरू कर दिया। हम चाहते हैं कि कोई आए, स्वयं नहीं आगे आना चाहते। और उससे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि धोनी जैसे लोग हमारे देश के आइकॉन हैं। अभी एक लड़का मुझसे कह रहा था कि मैं एक इंस्टीट्यूट में गया, एक वहां इंग्लिश ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट था, वहां पे जाके उसने बच्चों से पूछी कि आप लोग भगत सिंह को जानते हैं? तो उन्हें कौन? उन्होंने अच्छा आप छोड़िए, आप ये बताइए आपके आदर्श कौन है। किसी ने आमिर खान को बताया, किसी ने सलमान खान को बताया, किसी ने धोनी को बताया, किसी ने किसी को बताया, लेकिन किसी के आदर्श भगत सिंह नहीं, किसी के आदर्श गांधी नहीं, किसी के आदर्श जो हैं, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसने कुछ किया हो। अब कबीर भी आदर्श नहीं है, कृष्ण भी आदर्श नहीं है। ये तो सिर्फ मूर्तियों की तरह सजा के रख देने वाली बात हो गई। ये देश का दुर्भाग्य है कि आइकॉन है। ऐसे आइकनों को तोड़ने की जरूरत है। ऐसे सपनों को बेचने से रोकने की जरूरत है जो सपने हमें नष्ट करते हो, जिन सपनों तक पहुंचने के हमारे पास कोई मार्ग नहीं है, लेकिन सपने हम बेचे चले जाते हैं। एक ऐड आता है कि मेरा सपना मेरी मारुति, लेकिन हालत उससे यह हो गई है कि हर आदमी के दिमाग में मेरा सपना मेरी मारुति, और पूरा नहीं होता तो मेरी मां रोती। हर एक की मां रोए पड़ी है कि मेरे बेटे के पास मारुति नहीं। क्या मतलब है इसका? ऐसे सपनों पे कोई बैन नहीं होना चाहिए। हम सिगरेट पीने पे बैन लगा के दिखाना चाहते हैं, लेकिन क्या है, थोथी बात, सिगरेट पीने पे बैन लगाओ, ऐड नहीं दिखाना, लेकिन सिगरेट तमाम बिक रही है। सड़क का कौन सा ऐसा कोना है जहां सिगरेट पीते हम लोग देख नहीं सकते, लेकिन 200 रुपए की पर्ची कटती है। ये सिर्फ अखबारों और किताबी बातें हो गई, कुछ नहीं होता। लेकिन अभी एक व्यक्ति प्रेम करता दिख जाए तो हम उसके पीछे डंडा लेके पड़ जाते हैं, रपटाओ इसको। अशोभनीय कृत्य नहीं है, हम सब वो कर रहे हैं। स्वतंत्रता के साथ कर देना कतई अशोभनीय नहीं।
लेकिन दमन के साथ करके अशोभनीय हम बना लेते हैं, हमारी मानसिकता में वो दमन है, तो हम फिर क्या करेंगे? ये सारा दमन का ही परिणाम है। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं इसको फिर रिपीट कर देता हूं, ये केवल दमन है। 5 लोगों के साथ प्रेम जिए या 10 जिए जाए, आपका ये प्रश्न ही कहीं ना कहीं दमन से है। या तो आपने जिया होगा और आपको सही कहने वाले लोग नहीं मिले, या आप इसको जी नहीं पाए और जीना चाहते थे, इसके कारण ये प्रश्न उठता है, वरना ये प्रश्न ही नहीं उठता। ये प्रश्न जो बहुत तेजी से धक्का मार के निकलता है, ये इसी कारण निकलता है। हमें एक समाज की जरूरत है जहां ये समझदारी के साथ साथ देखा जा सके कि अब हमें इसको आगे कैसे बढ़ाना है, क्योंकि आज की तारीख में किसी राजनीति के पास कोई मुद्दा नहीं रहा। इसीलिए अब इनके पास एक ही मुद्दे बचे हैं कि मायावती ऐसा कर रहे हैं और मुलायम सिंह ऐसा कर रहे हैं और सोनिया गांधी ने ऐसा किया और मनमोहन सिंह ऐसा कर रहे हैं, और कोई मुद्दे नहीं। अब सिर्फ एक मुद्दा बचा है कि मेरे पास तो कुछ अच्छा है नहीं, लेकिन देख ले वो जो व्यक्ति बैठा है वो बहुत बुरा है। ये मुद्दे नहीं है, ये मुद्दों की कमी है। मैं इन सारे राजनीतिकों को कहता हूं कि मैं तुम्हें एक मुद्दा दे रहा हूं, आओ प्रेम के सम्मान की लड़ाई लड़ो। मुद्दा ये कभी खत्म नहीं होगा। जब इस पृथ्वी के आरंभ से लेकर और अंत तक प्रेम नहीं खत्म हो सका, तो ये मुद्दा भी कभी खत्म नहीं होगा। आरक्षण आज है, कल बदल जाएगा। जो पहले स्वर्ण थे वो अब दलित हो जाएंगे, जो अब दलित थे वो स्वर्ण हो जाएंगे, फिर वही स्वर्ण दलित हो जाएंगे और दलित स्वर्ण हो जाएंगे। ये चलता रहेगा, लेकिन पलट पलट के वो तुम्हारे मुद्दे बार बार बदलते रहेंगे। पहले एक दलित जागरण अभियान चलता है, फिर एक स्वर्ण जागरण अभियान चलने लग जाएगा। लेकिन प्रेम का मुद्दा सतत एक रहने वाला है, इस पे कितना भी काम करो खत्म नहीं होने वाला। तो प्रेम की जब बात है, लेकिन राजनीतिक तल से मैं कह रहा हूं, मैं सारे युवाओं से एक चीज का अनुरोध कर रहा हूं, मैं तुम जैसे युवाओं से भी अनुरोध कर रहा हूं कि अब तो बस खड़े हो जाओ। मैं चाहता हूं कि हर शहर में ऐसे युवाओं की भीड़ होनी चाहिए जो प्रेम के समर्थन में खड़े हों। खुल के नहीं आ सकते, मत आओ, वोट तो ले सकते हो, मोहर तो लगा सकते हो, अरे मुझे एसएमएस तो कर सकते हो। मैं तुम्हें एसएमएस का नंबर देता हूं, मैं तुम्हें उसमें नंबर दे देता हूं कि ये है मेरा नंबर, मुझे एसएमएस करो और अपना समर्थन जताओ। और मुझे क्यों, अपने सारे दोस्तों को, जितने तुम्हारे जानने वाले हैं, करो एसएमएस कि अब नहीं बैठना है चुप, मैं तुम्हारी आवाज बनने को तैयार हूं, तुम मेरे हाथ तो बनो। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो कोई दिन नहीं है जिस दिन तुम्हें घरों से निकाल के दौड़ा दौड़ा के रट्टा के मारा जाए। मैं सारे बूढ़ों से एक बात कह देना चाहता हूं कि तुम्हारे प्रेम तुमसे छीने गए, तुम्हें प्रेम की आजादी नहीं मिली, तो कम से कम अपने बच्चों को तो प्रेम की आजादी दो। और नहीं दो आजादी तो अपनी इज्जत के खातिर तुम करते हो ना, तो मैं तुम्हें बता देता हूं, मैं भी कह रहा हूं कि अपनी इज्जत के खातिर मेरे साथ आ जाओ। प्रेम को ऐसा सम्मान दे दो, प्रेम को ऐसा सम्मान बना दो कि कल को तुम्हारा लड़का लड़की भागे तो अपमान की बात ना हो, और अगर सम्मान हो जाएगा तो वो भागेंगे क्यों। और नहीं तो तैयार हो जाओ, हर घर में एक लड़का और एक लड़की ऐसा पैदा हो ही रहा है जो भागेगा। रोक के कब तक देखो तुम, आज तक रोक पाए। मैं हर स्त्री से कह रहा हूं, मेरा हर स्त्री से निवेदन है कि आज नहीं कल, अगर उसको ये आजादी चाहिए, अगर उसको ये ढंग की आजादी चाहिए कि वो प्रेम के लिए लड़ पाए, तो कम से कम कुछ नहीं तो अपने प्रेमी को ये कहे कि खुल के सामने आने की जरूरत है, नहीं तो एक दिन नष्ट कर दी जाएगी। और जिसका प्रेमी खुल के सामने नहीं आ सकता, खुल के प्रेम के समर्थन में खड़ा नहीं हो सकता, वो क्या खाक अपने समर्थन में खड़ा होगा। वो छुप के तुम कहीं मिलोगे, जाके ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे संबंध बना लेगा, तुम्हें जी लेगा, उसके बाद क्या। मैं तो सभी वर्गों को आवाज दे रहा हूं। और कोई मुझसे कहे कि नहीं सामाजिक परिस्थितियों के तहत ऊंच नीच और ये सब बातें कमी होती, तो मैं कहता हूं नहीं, आप मेरे साथ दे के तैयार देखिए, 2-4 हजार आदमी की भीड़ मेरे साथ चलने को तैयार हो, मैं यहां डीएम से बात करने को तैयार हूं। मैं कहूंगा डीएम से कि मुझे एक ऐसी सोसाइटी चाहिए जो आपके सर्वोपरि होकर चलेगी, आप उसकी हेड हो। आप शहर के 10-20 अच्छे आदमी को चुनिए, एसपी और डीएम वहां पक्ष में बैठे, और फिर लगाओ महीने में एक बार एक ऐसी अदालत जहां पे वो लोग बुलाए जाए, जहां पे जिन लोग प्रेम में अड़चन दे रहे हैं उनके माँ बाप को बुलाया जाए और उनसे कहा जाए कि तुम्हारे बच्चे तैयार हैं, बालिग हैं, तुम अगर राजी नहीं होते तो फिर ठीक है, भुगतना पड़ेगा तुम्हें। देखें उनके माँ बाप मना कर देते हैं,
और मैं कहता हूं अगर माँ बाप बाहर निकाले तो 1000 युवक खड़े हो जाएं, 100 रुपए इकट्ठा करो, 1 लाख रुपए का उसे चेक दो, उसका विवाह करवाओ। और 1 लाख का चेक ही नहीं देता, उसे अय्याशी करने के लिए दो, उसे एक दुकान खुलवाओ, उसे एक रेडीमेड की दुकान खुलवाओ, बाकी 1000 लोग उसी के यहां से पैंट शर्ट खरीदो, उसका घर चल गया, क्या बुरी बात है। मैं प्रेम के सम्मान की लड़ाई इस ढंग से लड़ना चाहता हूं, लेकिन राजनीति एकमात्र कारण बन गई कि अब मुझे कहना पड़ता है कि राजनीति में भी आना पड़ेगा। और अच्छे लोग राजनीति में नहीं आते, उसके पीछे भी एक कारण है, और वो ये कि किस मुद्दे के तहत आए। अगर वो कहें कि भ्रष्टाचार मुद्दा है, तो बड़े मजे की बात यह है कि अगर मैं आपके लिए कुछ करना चाहूं तो मैं देखता हूं कि आप ही भ्रष्ट हैं, तो भ्रष्टाचार के मुद्दे में लड़ाई कौन लड़ेगा? जो भ्रष्ट है वो लड़ाई भी कैसे लड़ सकते हैं? किसके लिए लड़ाई लड़ोगे? तो मैं एक चीज कह सकता हूं, सभी चीज इसलिए है क्योंकि प्रेम की रिक्तता है, प्रेम की कमी है। मैं सिर्फ प्रेम की बात करना चाहता हूं। यदि युवाओं को उनका पार्टनर मिले, बूढ़ों को सम्मान मिले, महिलाओं को सुरक्षा मिले, बच्चे को एक आशान्वित होकर नया जीवन मिले, वो ऐसे समाज में आंख खोले जहां पर उसको दमित ना किया जाए, तो फिर कोई भी उपद्रव नहीं करना चाहता। और एक बड़े मजे की बात यह है कि जो भी देश आज की तारीख में विकसित हैं, वहां पर प्रेम के नाम पे ज्यादा झंझट नहीं है। इसी देश में ऐसा है, यहां प्रेम के नाम पे ऐसे झंझट है जिसकी वजह से जो है वो आगे कुछ नहीं होता। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा जो है इस मुद्दे को समझने की जरूरत है और इस मुद्दे पे आगे काम करने की, अन्यथा कोई भविष्य नहीं है, कोई भी। मैं बीच बीच में अपनी बात कहने के लिए आमंत्रित करता रहूंगा। जिनके जो प्रश्न हो मैं कर सकता हूं, सभी प्रश्नों पे बात करने की जरूरत हो। आज इतनी देर हम कितने मुद्दों पे बात कर पाएंगे? ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 मुद्दे तो बहुत हैं। जो मैं ऐसो जान